आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप सभी दर्शकों का मंच पर स्वागत करती हूँ। अपने वादे अनुसार एक शाम साहित्यकारों के नाम कार्यक्रम में आज फिर हमारे साथ नए साहित्यकार जुड़े हैं जो राष्ट्र स्तर पे अपनी रचनाएं लिखते रहते हैं। और एमएस केसरी पब्लिकेशन हर एक साहित्यकारों को आमंत्रित करता है अपनी काव्य पाठ द्वारा अपनी प्रस्तुति देने के लिए। एमएस केसरी पब्लिकेशन मुजफ्फरपुर बिहार की साहित्यिक संस्था है जो निःशुल्क स्तर पे कार्य करती है। चाहे वो साझा संकलन की बात की जाए, कविता प्रतियोगिता की बात की जाए, जुगलबंदी हो, एक शाम साहित्यकारों के नाम हो, इंटरव्यू हो, हर तरह के कार्यक्रम निःशुल्क कराए जाते हैं। तो चलिए आज का जो ये कार्यक्रम है एक शाम साहित्यकारों के नाम, इसमें हमारी राष्ट्र स्तर की लेखिका हमारे बीच मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वीना अडवाणी मैम का। मैम आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएस केसरी पब्लिकेशन में आदरणीय केसरी जी द्वारा जो ये काव्य पाठ कराया जा रहा है, ये वाकई हम सभी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में बहुत ही सहायक होगा। और इसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां सभी को देती हूँ कि हमारे लिए एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा यह काव्य पाठ रखाया गया। और मैं लेखिका वीना अडवाणी तन्वी, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं दर्द शायरा के नाम से जानी जाती हूँ और मुझे इस पर नाम भी मिल चुका है। दर्द शायरा के नाम से मुझे जाना जाता है। मानवता सेवा चेन नाम की मैं एक साहित्यिक संस्था चलाती हूँ जो कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसमें 1500 साहित्यकार से अधिक साहित्यकार जुड़े हैं, जहां से समस्त साहित्य जानकारी सभी के इनबॉक्स में जाती है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफी लोग इससे आगे बढ़े हैं। और साथ ही मैंने 2 ग्रंथ जो कि हमारी मदर टंग में मैंने ट्रांसलेट किया है, श्री साई सच्चरित्र और श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, जिसे पूरा करने में मुझे 1.5 साल करीब लगे थे, 2 ग्रंथ पूरे बनाने में। और अभी मेरा तीसरा जो कार्य चल रहा है वो मेरा वेद पर कार्य चल रहा है, जिसे मैं सिंधी भाषा में ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय था। और इसी के साथ ही मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी। जैसा कि इस दुनिया में क्या है कि हम लोग जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं। वही हमारे, चाहे वो अपने होते हैं या करीबी कह ले, परिवार का कोई भी सदस्य कह ले, तो उसी के पर आधारित कोई गहराभूत मित्र होता है जो कि हमें कभी ना कभी धोखा दे जाता है, जिसपे हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो उसी पर आधारित मेरी रचना है। रचना का शीर्षक है घायल रूहानी आह में सब जल जाते हैं। आखिर इंसान है, न चाहकर आह तो मुंह से निकल ही जाती है। हम लोग न चाहते कि आह नहीं दे, लोग समझाते भी, परंतु इंसान है। तो उसी पर आधारित मेरी रचना है घायल रूहानी आह में सब जल जाते हैं। जिंदगी में सबसे अधिक वही रुलाते हैं। जिंदगी में सबसे अधिक हमें वही रुलाते हैं जिन्हें हम रूह से अधिक चाहते हैं। जिंदगी में सबसे अधिक हमें वही रुलाते हैं जिन्हें हम रूह से अधिक चाहते हैं। हम फिक्र करते खुद से अधिक जिनकी, हम फिक्र करते खुद से अधिक जिनकी, वो ही तोड़ हमें बिखेर टुकड़ों में जाते हैं। जिंदगी में सबसे अधिक वही रुलाते हैं जिन्हें हम रूह से अधिक चाहते हैं। दर्द चित्कार का भी उन पर असर नहीं हुआ। दर्द चित्कार का भी उनको असर नहीं, जिनके लिए हम खुद की हंसी भूल जाते हैं। हमारी दर्द चित्कार का भी उन पर कोई असर नहीं होता, जिनके लिए हम अपनी हंसी भूल जाते हैं। ना करना खुद से अधिक दूजे पर एतबार, ना करना खुद से अधिक दूजे से प्यार, यही सीख सीख कर हम सबको समझाते हैं। जिंदगी में सबसे अधिक वही रुलाते हैं जिन्हें हम रूह से अधिक चाहते हैं। टूट जाते जो दूजों दूजों की खुशी में इस कदर, टूट जाते जो दूजों की खुशी में इस कदर कि कलम पा दर्द शायर बन जाते हैं। टूट जाते जो दूसरों की खुशी में इस कदर कि कलम पाकर दर्द में शायर बन जाते हैं। कलम भी सुकून देती तब तक जालिम, कलम भी सुकून देती तब तक जालिम, जब तक दर्द लिख कागजों को हम ना सुनाते हैं। जिंदगी में सबसे अधिक वही रुलाते हैं जो जिन्हें हम से अधिक चाहते हैं। भूल सब कुछ,
भूल सब खुद से ही करो थोड़ी मोहब्बत, भूल सब कुछ करो खुद से ही थोड़ी मोहब्बत, देखो खुशी मिलेगी अपनी ही पहचान पाके, भूल सब कुछ करो खुद से ही थोड़ी मोहब्बत, देखो खुशी मिलेगी अपनी ही पहचान पाके, न भागो किसी और के पीछे दीवानों की तरह, ना भागो किसी और के पीछे दीवानों की तरह, यह कद्र मोहब्बत की कोई ना कर पाते हैं, जिंदगी में सबसे अधिक वही रुलाते हैं जिन्हें हम रूह से चाहते हैं, आह आह निकलती रूह से तेरे लिए बेकद्र, आह मेरे दिल से निकलती तेरे लिए बेकद्र, जानते हैं रूहानी आह में सब जल जाते हैं, आह निकलती मेरी तड़पती रूह से तेरे लिए बेकद्र, जानते हैं रूहानी आह में सब जल जाते हैं, आज तोड़ा तूने मुझे इतने टुकड़ों में, आज तोड़ा तूने मुझे इतने टुकड़ों में, कल टूटेगा तू यही सोच रख, हम मुस्कुराते हैं, जिंदगी में सबसे अधिक वही रुलाते हैं जिन्हें हम रूह से अधिक चाहते हैं, जिंदगी में सबसे अधिक वही रुलाते हैं जिन्हें हम रूह से चाहते हैं। धन्यवाद। वाह मैम वाह, बहुत ही बेहतरीन रचना मैम की रही। और मैम ने अपनी रचना में वही चीज़ दर्शाया है जो हम लोग सभी देखते हैं, और अक्सर यही होता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, अक्सर वही हमें धोखा दे देते हैं, हमें रुला डालते हैं। और मैम ने पूरा वही चित्रण को अपनी शब्दों द्वारा एक कविता का रूप दिया है जो आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है। बहुत ही बेहतरीन रचना थी मैम आपकी। शुक्रिया, अभी बहुत आप बहुत। सभी सुन रहे थे महाराज से हमारी प्यारी सी लेखिका वीना अडवाणी मैम का, उनकी परिचय के भी बारे में आप सभी ने सुना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं इंजीनियर हिमांशु जी, जो उत्तराखंड से आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की जो संस्थापिका जी हैं मुस्कान केसरी जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया गुजार करना चाहूंगा कि उन्होंने हम जैसे नवोदित जितने भी हम कवि हैं, जितने भी हम यहाँ बैठे हुए साहित्यकार हैं, हम सबको एक मंच दिया अपने मन की बात रखने का, अपने साहित्यिक जीवन के बारे में, अपने साहित्यिक कृतियों के बारे में सबको, पूरे समाज को, पूरे विश्व को बताने का। इसके लिए आपको सर्वप्रथम प्रणाम। एवं जितने भी यहाँ पे साहित्यकार मेरी बहनें, मेरी माताएं जितनी भी बैठी हैं, उन सबको भी मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन कि आप सबके सम्मुख मुझे अपने जो विचार हैं आज रखने का मौका मिला, इस साहित्यकार जो मन की बात जो आपका ये कार्यक्रम उसके माध्यम से। मैं सर्वप्रथम अपनी कविता शुरू करूं उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त जो परिचय आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। मैं जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। एक नवोदित रचनाकार हूँ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पिछले 12-13 वर्षों से निरंतर लेखन कार्य मैं कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं 100 से अधिक जो साहित्यिक समूह हमारे ऑनलाइन जितने भी ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, सबके साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूँ। और विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के जितने प्रतियोगिताएं, आयोजन, कार्यक्रम होते हैं, उन सब में मेरी बराबर की भूमिका और भागीदारी, हिस्सेदारी मेरी रहती है उन सब में। और जो मेरा मूल, जो मेरा विधा है जो मेरी, वो है कविता। और उस कविता में भी मैं तुकांत कविता जो अपनी, जो मैं मानता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ, वो मेरी तुकांत कविता, मेरा प्रमुख जो मेरी विधा है वो तुकांत कविता है। और मैं विभिन्न जो सामाजिक पहलू हैं, धार्मिक पहलू हैं, जितने भी हमारे समसामयिक विषय जो हम देखते हैं, समस्याएं जो देखते हैं, उनके ऊपर अपनी कविताएं लिखना पसंद करता हूँ। अभी वर्तमान में मैंने मेरी तो स्वागत मैं है आप, आपका। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सबके सम्मुख आज अपने जो कविता है, काव्य पाठ जो मुझे दिया गया है स्वैच्छिक विषय पर, मैं सबके सम्मुख अपना विषय जो मैंने चुना है शॉल, उसके ऊपर आप सबके सम्मुख अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। और कविता प्रस्तुत करने से पहले 2 लाइनें जो मैं वस्त्र, किसी भी वस्त्र के ऊपर कहता हूँ कविता पाठ करने से पहले, वो सुनिएगा कि आदमी का मान, सम्मान, पहचान व गुमान, आदमी का मान, सम्मान, पहचान व गुमान, सब कुछ बस यही तो है, बदकिस्मत तो वो कहलाएगा जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है। बदकिस्मत तो वो कहलाएगा जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है। और आप सबको पता है कि शॉल, जो कवि सम्मेलन होते हैं उनमें जो हम सम्मान के रूप में देते हैं शॉल, उसका बहुत बड़ा महत्व है शॉल का। तो उसके ऊपर ही मैंने कुछ कविताएं, मतलब कुछ पंक्तियां अपनी लिखी हैं, तो आप सबके सम्मुख में शॉल कविता अपनी प्रस्तुत करता हूँ। कुछ अलग और अच्छा खरीदने, कुछ अलग और अच्छा खरीदने मैं एक बार निकल पड़ा बाजार, बाजार तक पहुंचने से पहले ही मुझे दूर से दिख गई चीजें हजार। एक बार में सारा बाजार खरीद लूं,
एक बार में सारा बाजार खरीद लूं, सबका दिल तो यही चाहता है। हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। उस रोज ठंडियों का मौसम था। उस रोज ठंडियों का मौसम था। बाजार में कपड़ों की गर्मी दिखी। सुबह शाम ठंड का कर्फ्यू था। सुबह शाम ठंड का कर्फ्यू था। दिन के सूरज में भी नरमी दिखी। घर में 2 जून की रोटी मिल जाए। घर में 2 जून की रोटी मिल जाए, तभी तो फेरी वाला रोज चिल्लाता है। हम सबके मन की इच्छाओं को हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। सबसे पहले मेरा चंचल मन भी ऊंची व सार्वजनिक मॉल में गया। फिर कपड़ों का भाव सुनते ही मन फेरी पे बिक रहे शॉल में गया। फेरी वालों की हालत देखकर मेरा दिल पल में द्रवित हो जाता है। हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। फेरी के इर्द गिर्द भीड़ बनकर बहुत लोग शॉल खरीदने लगे थे। पश्मीना कलमकारी नागा व कढ़ाईदार वहां तो कई शॉल टंगे थे। ढूंढे अनेक पर लेते हैं सिर्फ एक। थान टटोले बिना रहा नहीं जाता है। हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। घर पहुंचते ही सब घर वालों ने शॉल की किस्म को खूब निहारा। ऐसे में मेरे दुविधाग्रस्त मन को सराहना से मिल गया था सहारा। पसंद अपनी और हामी सबकी, ऐसा ही विचार मन को सताता है। हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। कभी तिलक गोखले गांधी, कभी पटेल बटुकेश्वर और आजाद, इनके तन से शॉल लिपटी थी, तभी सारे वस्त्र आए इसके बाद। इसलिए शॉल का रेशा स्वतंत्रता की अमर कहानी सुनाता है। हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। जो शॉल पहले बेकार लगती थी, अब दिल को अच्छी लगने लगी। रातें ख्वाहिशें ओढ़कर सोई रही, भोर भी इनके साथ जगने लगी। क्षणिक तुरंत आकर्षित करे, पर शाश्वत रूप ही दिल को भाता है। हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। आज काफी लंबा समय गुजरा, अब ये शॉल मेरा ध्यान रखने लगी। महफिल सम्मेलन बैठकों में मेरे कवि हृदय का मान रखने लगी। हर शॉल का एक मखमली स्पर्श हर उम्र के हृदय को छू जाता है। हम सबके मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि सभी रेशों के कमजोर पड़ते ही मखमली शॉल तक उधड़ने लगी। उसकी सुंदरता के लुप्त होते ही सारी यादें हृदय में बिछड़ने लगी। किसी खास वस्तु के बिछड़ते ही तो हमारा अंतर मन भी चुप हो जाता है। हम सबकी मन की इच्छाओं को बाजार प्रलोभन देकर बुलाता है। धन्यवाद। वाह सर, बहुत ही प्यारी रचना सर आपकी रही, बहुत ही प्यारी। और सर ने शॉल के बारे में बताया। बिल्कुल हम सभी साहित्यकारों के लिए शॉल, जब हम लोग को सम्मानित करने वक्त शॉल दिया जाता है तो वो हमारे लिए गर्व की बात होती है। हमें लगता है कि हाँ, हम साहित्य के प्रति बहुत प्रेरणा रखते हैं और हमें और ज्यादा इसके प्रति समर्पित होना चाहिए और निरंतर कार्य करते हैं। तो एक लेखक को प्रोत्साहित करने के लिए शॉल अपना बहुत योगदान देता है। सर की अभी आप रचना सुन रहे थे। अब इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रानी कुमारी मैम का। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्ते मैम, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैम रीना मैडम और हिमांशु सर दोनों ने बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। सर्वप्रथम मैं मुस्कान मैम का बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया अपने विचारों को साझा करने के लिए। और मैं बहुत ही अपने आप को लेखिका और साहित्यकार नहीं मानती हूँ। आप लोगों ने जितना अच्छे से प्रस्तुत किया, जितनी अच्छी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, शायद मैं उतना अच्छा ना कर पाऊँ, लेकिन मैं बहुत सालों से नहीं हूँ इसमें जुड़ी हुई। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं एमपी से हूँ, लेकिन मूलतः बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट है, वहीं की रहने वाली हूँ मैं। और मैं सर्विस के पर्पज़ से एमपी में आई थी। और इसके पहले आज मैं प्रोफेसर हूँ और अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और इसके पहले मैं रेलवे में थी। जब मैं जबलपुर आई एमपी में, तो रेलवे में मैं कार्य कर चुकी हूँ 13 साल, और पिछले 4-5 सालों से मैं कॉलेज में कार्यरत हूँ। और फ़िलहाल 2 महीने से प्रिंसिपल का पद मुझे दिया गया है, तो उसको भी मैं कर रही हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकती हूँ। और आजकल वक़्त नहीं मिलता है, मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। मुस्कान मैम के हर प्रोग्राम में मैं शामिल भी नहीं हो पाती हूँ, इच्छा रहते हुए भी। तो बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है मेरा, और उसमें रचनाएँ प्रस्तुत करना, अपनी कहानियाँ लिखना, ये सब मेरा चलता रहता है। तो पिछले 12 साल से मैं लिख रही हूँ रिसर्च पेपर और किताबें, और मैं हिस्ट्री की प्रोफ़ेसर हूँ। मेरा विषय इतिहास है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी मुझे बहुत शुरू से बहुत अच्छा लगा है, और इसके कारण से मैं ये नहीं कहती कि हिंदी का बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञान है मुझे, लेकिन मैं अपने विचारों को कविता के रूप में लिख देती हूँ, ताकि अपने विचार लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मेरे 3 एकल काव्य संग्रह आ चुके हैं, और मैंने इतिहास पे 2 पुस्तकें लिख चुकी हूँ। जो सिलेबस की बुक है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। एक पुस्तक मेरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे आ गई है, जिस पर मैंने थीसिस पे भी काम किया था, मेरा पीएचडी का टॉपिक भी था। इसके अलावा मुझे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत महसूस किया खुद पे कि बहुत सारी प्रतिभाएँ हमारे देश में मौजूद है, लेकिन उन प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पाता है। और आज की जो स्थिति है, बेरोज़गारी बहुत है, और कई योग्य होते हुए भी उनको उनका स्थान नहीं मिल पाता है। और कई बार मैं भी इसका भुक्तभोगी हो चुकी हूँ, तो मैं इसको करीब से महसूस करती हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तब भी महसूस करती थी, और आज भी महसूस करती हूँ कि जब आप किसी संस्थान या कहीं भी जुड़ते हैं और आपको लगता है कि आप योग्य थे, उनसे ज़्यादा बढ़कर थे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कई बार प्रतिभाओं का हनन हो जाता है। तो मेरी जो आज की कविता है उसी पर है। इसके शीर्षक है प्रतिभा क्यों मोहताज। प्रतिभा क्यों मोहताज, ये मेरी कविता की शीर्षक है। तुझे क्यों गुमा है खुद पर, तुझे क्यों गुमा है खुद पर, कभी फुर्सत के क्षणों में तू कर मंथन, कभी फुर्सत के क्षणों में तू कर मंथन, कि तूने जो पाया इस जहां में, कि तूने जो पाया इस जहां में, क्या वास्तव में था तेरे नसीब का, क्या वो तेरी योग्यता ने तुझे दिलाया था, क्योंकि तेरे जैसे कई थे इस जहां में, क्योंकि तेरे जैसे कई थे इस जहां पे, पर तुझे जो मिला वो कैसे पाया, पर तुझे जो मिला वो कैसे पाया, यह तो पूरा जग जानता है। क्या तू नहीं जानता क्या था तुझ में खास, क्या तू नहीं जानता क्या था तुझ में खास, हाँ खास था ना तेरी पहुंच, तेरी पैसा, जिसको झोंक कर तूने वो सब पाया, जिसको झोंक कर तूने वो सब पाया, जो शायद तेरे नसीब का नहीं था। तूने तो उनके नसीब पर हाथ आजमाया जो तुझसे ज्यादा बेहतर थे, और तू अपनी नकली सफलता पर इतराता रहा, और तू अपनी नकली सफलता पर इतराता रहा, जिसे तू बुलंदियां छूना कहता है वो तेरी पराजय है, जिसे तू बुलंदियां छूना कहता है वो तेरी पराजय है, क्योंकि प्रतिभा कभी नहीं मरती, क्योंकि प्रतिभा कभी नहीं मरती। तू भले ही अयोग्य होकर योग्य होने का दिखावा करे, तू भले ही अयोग्य होकर योग्य होने का दिखावा करे, पर तेरा मन, वचन और कर्म तेरी अयोग्यता का बखान खुद ही करते हैं, पर तेरा मन, वचन और कर्म तेरी अयोग्यता का बखान खुद ही करते हैं। साम दाम दंड भेद सब लगाकर तूने यह पाया, साम दाम दंड भेद सब लगाकर तूने यह पाया, मैं सोचकर भी बेचैन सी हो जाती हूँ कि तेरा जमीर कैसे यह सब स्वीकारता है, पर अब लगता है कि तेरा जमीर भी तो मर चुका है, पर अब लगता है कि तेरा जमीर भी तो मर चुका है। तू भले ही खुद में झूमे,
पर तुझे भी पता है तू नहीं था किसी योग। फिर कहती हूँ मैं कभी फुर्सत के क्षणों में तू कर खुद का मंथन। तेरी आने वाली पीढ़ी को ना भोगना पड़े तेरा कुकर्म, तेरी आने वाली पीढ़ी को ना भोगना पड़े तेरा कुकर्म। तुझे भी पता है ईश्वर सबका हिसाब रखता है, तुझे भी पता है ईश्वर सबका हिसाब रखता है। आज तू गलत कर्म में चूर है, कल तेरे योग्य होकर भी महरूम रहेंगे। एक दिन आएगा जब तू रोएगा और चिल्लाएगा और वो जिन्हें तूने रुलाया था, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन सबको बलि चढ़ना है इस घटिया तंत्र पर। तुझे क्यों कुमा है खुद पर, कभी फुर्सत के क्षणों में तू कर मंथन। धन्यवाद। मेरी कविता नहीं है, मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ और मैं जो सोचती हूँ मैं वही लिखती हूँ। ना मैं तुकबंदी, और जो मेरे एहसास होते हैं मैं उसको कलम में लिखना चाहती हूँ। और मैं जो एहसास करती हूँ, मेरी कविताएं, मेरे जितने भी काव्य संग्रह आए हैं, साझा काव्य संग्रह और एकल काव्य संग्रह, सभी में मैं अपनी एहसासों को लिखती हूँ, जो मुझे दिखता है, जो मुझे महसूस करती हूँ। आप लोग भी वही करते होंगे, लेकिन मैं कविताएं उसी समय लिखती हूँ जब मैं बहुत दुखी होती। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी मैम की थी, और मैम ने बहुत ही अपने अच्छा अनुभव को साझा किया है हम सभी के साथ। तो एमएस केसरी पब्लिकेशन इसलिए जाना जाता है, एक तो निःशुल्क है और दूसरी सभी की प्रतिभाओं को हर स्तर से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो चलिए, इस क्रम में आप सभी दर्शकों ने हमारे तीनों लेखक जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी रचनाएं लिखते रहते हैं, सदैव इनकी पत्रिकाएं साझा संकलन में प्रकाशित होती रहती है। तो चलिए, इसी क्रम में अब अभी तक आप सभी ने देखा होगा, ये लोग सभी अपनी स्वेच्छा पूर्वक अपने विषयों पे काव्य पाठ कर रहे थे। अब इन्हें एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा एक शब्द दिया जाएगा और उस शब्द पे इन्हें अपनी रचना प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो चलिए, इस क्रम में सबसे पहली चुनौती मैं देना चाहूंगी इंजीनियर हिमांशु जी को। सर, आपका पुनः मंच पर स्वागत है। जी नमस्कार। आपके लिए होगा प्रेम शब्द होगा सर आपके लिए। जी। तो मंच को पुनः प्रणाम करते हुए शारदे माँ के चरणों में वंदन, अभिनंदन सबका, कवियों का, कवियत्रियों का। तो जो मुझे विषय दिया है मुस्कान जी ने, प्रेम जो विषय दिया है, बहुत ही अच्छा विषय, बहुत ही मार्मिक विषय है। मैंने उसके ऊपर अपनी जो कविता अभी गुजरा हुआ जो सप्ताह था हमारा, जिसमें प्रपोज डे आया था, उसमें मैंने अपनी कविता एक लिखी थी, स्वीकार करो। उसका शीर्षक था स्वीकार करो। तो वही मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। उसका शीर्षक है स्वीकार करो। प्रेमी प्रेमिका के सामने प्रस्ताव रख रहा है कि प्रेम मेरा स्वीकार करो। तो यह प्रेम तो ईश्वर की इच्छा है, यह प्रेम तो ईश्वर की इच्छा है, तुम इसमें भी संदेह ना किया करो। प्रेम मन में आने वाला भाव है, प्रेम मन में आने वाला भाव है, इस पे बहस बेवजह ना किया करो। मेरी इन भावनाओं को समझो, मेरी इन भावनाओं को समझो, तुम भी लगाओ मेरा स्वीकार करो। ये प्रेम कथा का प्रथम पृष्ठ है, ये प्रेम कथा का प्रथम पृष्ठ है, हे प्रिय प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो। जब किसी के चरित्र की चर्चा, जब किसी के चरित्र की चर्चा किसी दूसरे चरित्र को लुभाती है, तब हृदय में विचार आने लगते, तब हृदय में विचार आने लगते, प्रेम की शुरुआत हो जाती है। हम प्रेम के रथ पर साथ चढ़ेंगे, हम प्रेम के रथ पर साथ चढ़ेंगे, हृदय का चाव मेरा स्वीकार करो। ये प्रेम कथा का प्रथम पृष्ठ है, हे प्रिय प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो। भावनाओं का परस्पर साझा होना, भावनाओं का परस्पर साझा होना समाज को खटकने लगता है। हर कोई दिनचर्या को छोड़ते हुए, हर कोई दिनचर्या को छोड़ते हुए प्रसंग के निकट ही भटकने लगता है। प्रेम होगा प्रकट तो समस्या होगी विकट, प्रेम होगा प्रकट तो समस्या होगी विकट, सुझाव मेरा स्वीकार करो। ये प्रेम कथा का प्रथम पृष्ठ है, हे प्रिय प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो। हे प्रियसी तुम चिंता न करना, हे प्रियसी तुम चिंता न करना, सब आक्षेप मैं स्वयं संभाल लूंगा। शूल भरे पथ से गुजरूंगा, शूल भरे पथ से गुजरूंगा, पैर में चुभे शूलों को निकाल भी लूंगा। मैं इस जमाने से लड़ता रहूंगा, मैं इस जमाने से लड़ता रहूंगा, बातों का तनाव मेरा स्वीकार करो। ये प्रेम कथा का प्रथम पृष्ठ है, हे प्रिय प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो। प्रेम शाश्वत करना है तो,
प्रेम शाश्वत करना है तो प्रेमियों को परस्पर महत्व देना पड़ेगा। संग और भंग के रंग में संकर, संग और भंग के रंग में सनकर प्रेम का परमानंद लेना पड़ेगा। तुम्हारे जाने से अकेला हो जाऊंगा, तुम्हारे जाने से अकेला हो जाऊंगा, तुम भी अभाव मेरा स्वीकार करो। ये प्रेम कथा का प्रथम पृष्ठ है। हे प्रिय प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो, हे प्रिय प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो। धन्यवाद। हमारे सारे दर्शक भी एकदम आश्चर्यचकित हैं कि अभी आपको शब्द दिया गया प्रेम, और आपने प्रेम का इतना बेहतरीन तरीके से वर्णन किया, बहुत ही जी जी जी, बेहतरीन रहा। धन्यवाद। इसी दर्शकों का में अब मैं धन्यवाद। पुनः डॉक्टर वीना अडवाणी मैम का। वीना अडवाणी मैम जो है वो दर्द की ज्यादातर कविताएं लिखती हैं, क्योंकि अक्सर हम उनकी कविताएं पढ़ते रहते हैं। तो मैम के लिए शब्द होगा दर्द। जी मैम बहुत आपका बहुत शुक्रिया स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पुनः मुझे आमंत्रित किया और एक चुनौती के साथ आमंत्रित किया। मैं दर्द शब्द जब आपने दिया है तो मैं इसी पर अपनी एक स्वरचित गजल रखना चाहूंगी। मैं इतना खुलकर बताना चाहूंगी कि मुझे नियम ये सब नहीं आते। मैंने केवल गजल जब लिखना शुरू की तो मुझे बहर बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैंने कुछ 4 पॉइंटें नोट की। काफिला, रदीफ, ये सब जो 4 चीजें जो थी वो खास करके नोट करके मैंने उस पर ही गजल लिखी थी। आप लोग सुनिएगा, मैं इसे तरन्नुम में सुनाना चाहूंगी तो थोड़ा वक्त लगेगा, प्लीज। जी 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 मैम। मेरे कातिल, इसका शीर्षक है मेरे कातिल। मेरी तमन्ना के कातिल तुम हो, मेरी तमन्ना के कातिल तुम हो, मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो, मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। कितनी बार टूटी मैं तेरे सितम से, कितनी बार टूटी मैं तेरे सितम से, बिखरे टुकड़ों से मेरे वाकिफ तुम हो, बिखरे टुकड़ों से मेरे वाकिफ तुम हो, मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। तेरे हर सितम को मैं लिखती चली गई, तेरे हर सितम को मैं लिखती चली गई, मुझे कलम देने वाले जालिम तुम हो, मुझे कलम देने वाले जालिम तुम हो, मेरी तमन्नाओं के कातिल तुम हो, मेरी तमन्नाओं के कातिल तुम हो। सोची थी कभी मैं 16 श्रृंगार करूंगी, सोची थी कभी मैं 16 श्रृंगार करूंगी, मेरे बिखरे ख्वाबों के साहिल तुम हो, मेरे बिखरे ख्वाबों के साहिल तुम हो, मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो, मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम। मैं एक मंच पर हूँ जहां पर लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर आप हो कौन। आप 1 साल से हमारे मंच पर जुड़ी हो, नागपुर का ही मंच है, लेकिन आज तक आप हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं आई और ना हमने आपको देखा है। तो हम आपको देखना चाहते हैं, तो उसी पर ही मैंने 2 पंक्तियां इसमें जोड़ी हैं। अनजान चेहरा मेरा अनजान लेखिका, अनजान चेहरा मेरा अनजान लेखिका,
लेखिका से पूछे पाठक, क्या वही तुम हो? लेखिका से पूछे पाठक, क्या वही तुम हो? मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। दर्द मेरा पढ़ने वाले कहते ये अक्सर, कर दर्द मेरा पढ़ने वाले कहते ये अक्सर, गहरा दर्द लिखने वाले जाहिर से तुम हो। गहरा दर्द लिखने वाली जाहिर सी तुम हो। मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। खामोशी में रहकर सितम सहते सहते, खामोशी में रहकर सितम सहते सहते, जिसने पहचान बनाई वीणा हो तुम हो। जिसने पहचान बनाई वीणा हो तुम हो। मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। मेरी तमन्नाओं के कातिल तुम हो। मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। धन्यवाद। वाह मैम, बहुत ही बेहतरीन रचना आपकी रही। तो बहुत आप बढ़िया। सभी दर्शक देख रहे हैं कि अभी हिमांशु जी को दिया गया था प्रेम, उन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत की। अभी वीना मैम को दिया गया शब्द दर्द, और उन्होंने बाकी पूरे दर्द को बहुत ही अच्छे से दर्शाया, हर एक दृश्य को लेते हुए अपनी प्रस्तुति दी है। तो इसी क्रम में हमारी जो बीच लेखिका हैं डॉक्टर रानी कुमारी मैम, अब मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और मैम के लिए मैं शब्द देना चाहूंगी नारी, क्योंकि मैम हमारी बिहार से हैं, गया डिस्ट्रिक्ट से, और अभी मध्य प्रदेश में है। दोनों ही जगह अपने मायके रहे या ससुराल रहे, दोनों का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो साहित्य की बात करें या शिक्षा की बात करें। तो नारी शब्द मैम के लिए रहेगा और अपनी रचना जो है वो नारी शब्द से प्रस्तुत करें। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी जन्मस्थली बिहार है और कर्मस्थली एमपी में है। तो कर्मस्थल तो है ही मेरे लिए महत्वपूर्ण, लेकिन जन्मस्थल सर्वप्रथम आता है और मैं उससे हमेशा जुड़ी हूँ। मेरा मायका ससुराल दोनों बिहार में ही है। यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पर्पस से ही हैं और इसी कारण से यहाँ पर हमें जो काम करने का मौका मिला, मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में। जैसा कि मैम ने मुझे एक शब्द दिया है नारी, तो नारी बहुत लोग लिखते हैं इस पर, लेकिन मैं यहाँ पे नारी के दर्द को और उसकी कमजोरी को कई बार मैं महसूस करके लिखती हूँ, लेकिन मैं आज नारी की ताकत पर कुछ लिखना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि नारी का अस्तित्व क्या है। नारी का जो शक्ति है वो बहुत ही अपार है, असीम है, और फिर भी लोग कम आंकते हैं उनको। तो उस पर मेरी कविता है, नारी तू असीम है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी रचना। नारी नारी तू क्या जाने पुरुष मन की व्यथा, नारी तू क्या जाने पुरुष मन की व्यथा। उसे लगता है कि कहीं तू उसकी मुट्ठी से फिसल न जाए, उसे लगता है कि कहीं तू उसकी मिट्टी से फिसल न जाए, जबकि तेरी सीमा उसकी माप से परे बेहद असीम है। जबकि तेरी सीमा उसकी माप से परे बेहद असीम है। उसके आलिंगन में तू समा तो जाती है, उसके आलिंगन में तू समा तो जाती है, पर तेरी धैर्यता ममता क्या उसकी बाहों में समा पाती है। पर क्या तेरी धैर्यता ममता उसकी बाहों में समा पाती है। संस्कार की दुहाई दे, संस्कार की दुहाई दे, वह तुझे बांधे हुआ है। संस्कार की दुहाई दे, वह तुझे बांधे हुआ है। क्या यह संस्कार सिर्फ तेरे लिए है,
क्या यह संस्कार सिर्फ तेरे लिए है? याद कर प्रकृति ने सबको एक ही तरह भेजा था। याद कर प्रकृति ने सबको एक ही तरह से भेजा था, पर सभ्यता के नाम पर तुझे ही क्यों बांधा गया? पर सभ्यता के नाम पर तुझे ही क्यों बांधा गया? पुरुष मन की चालाकी तू क्या जाने? पुरुष मन की चालाकी तू क्या जाने? तेरे शरीर के अंग प्रत्यंग, तेरे शरीर की अंग प्रत्यंग की सेखी कर वो तुझे कोसों दूर ले जाता है। तेरे शरीर के अंग प्रत्यंग की सेखी कर वह तुझे कोसों दूर ले जाता है। और तेरा बावरा मन यह सोच इतराता है, और तेरा बावरा मन यह सोच इतराता है कि आह, क्या सच में है कोई तुझसा खूबसूरत? क्या सच में है कोई तुझसा खूबसूरत? जबकि तू भी जानती है कि तेरे पहले भी कई थे, तेरे बाद भी कई थे। पर तू भी जानती है कि तेरे पहले भी कई थे, तेरे बाद भी कई आएंगे। एक तू ही नहीं है सुंदरता की प्रतिमूर्ति। माना कि तू है ईश्वर की सुंदर रचना, फिर भी तुझे क्यों है किसी प्रमाण की जरूरत? माना कि तू है ईश्वर की सुंदर रचना, फिर तुझे क्यों जरूरत है किसी प्रमाण की जरूरत? पुरुष मन शायद तेरे इस दर्द को भाप गया था, पुरुष मन शायद तेरे इस दर्द को भाप गया था, तभी तो गाहे बेगाहे वो तुझे बांधता चला गया। तभी तो गाहे बेगाहे वो तुझे बांधता चला गया। जब भी तूने उड़ान भरनी चाही, तुझे तेरी सौम्यता और मासूमियत की दुहाई दे कैद करना चाहा। तुझे तेरी सौम्यता और मासूमियत की दुहाई दे कैद करना चाहा। आखिर क्यों बंधी है तू इस झूठी प्रशंसा में? आखिर क्यों बंधी है तू इस झूठी प्रशंसा में? जबकि खुदा को भी इल्म है, जबकि खुदा को भी इल्म है कि तेरा माप तेरे दामन से भी बड़ा है। जबकि खुदा को भी इल्म है कि तेरा माप तेरे दामन से भी बड़ा है। तुझे लगता है कि तेरी सीमा पुरुष मन की सोच तक है। तुझे लगता है कि तेरी सीमा पुरुष मन की सोच तक है, जबकि सृष्टा को भी पता है, जबकि सृष्टा को भी पता है तू असीम है, बेहद असीम है। धन्यवाद। वाह मैम, बहुत ही प्यारी आपकी रचना रही। और आप सभी ने देखा, तीनों ही हमारे जो लेखक थे वो राष्ट्र स्तर थे, और सभी ने अपनी रचनाएं एक से बढ़कर एक सुनाई ही। और साथ ही इन्हें जो भी चुनौती के तौर पे शब्द दिए गए थे, उन शब्दों से भी उन्होंने अपनी प्यारी सी रचना प्रस्तुत की। और मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना प्यार लगातार दे रहे हैं हमारे वीडियो पे। तो चलिए, अब मैं पुनः सभी को आमंत्रित करूंगी कि सर, हमारे दर्शकों ने लगभग आधे घंटे से आप सभी की रचना सुन रहे हैं, तो आप सभी लेखक एवं लेखिका हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम अपनी लेखिका डॉक्टर रानी कुमारी मैम से जानना चाहेंगे कि मैम हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी। धन्यवाद मैम। मैं बच्चों के साथ घिरी रहती हूँ। मेरा पूरा टाइम बच्चों के बीच जाता है। और जो देखने वाले दर्शक हैं, मैं युवाओं के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगी, क्योंकि जो लाइफ युवाओं का है, उनके लिए बहुत ही धैर्यता की बात होती है कि वो कैसे अपने लाइफ को आगे ले जाए। और हम जब देखते हैं बच्चों को बहुत ही निराश, हताश होते हैं कि हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हम किस तरह से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो मैं उनको एक ही शब्द कहती हूँ, वही यहाँ भी कहना चाहूँगी कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, उसे अगर आप ऊर्जा से, बिल्कुल अपनी काबिलियत से, क्योंकि हम उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जिस पर हमारी रुचि होती है। और हमारे माता-पिता कई बार हमारे ऊपर एक प्रेशर करते हैं कि आपको इस क्षेत्र में जाना है। लेकिन अगर किसी का काव्य में रुचि है, किसी को इतिहास में रुचि है, किसी को साइंस में रुचि है, किसी को मैथ में रुचि है, किसी को अन्य क्षेत्रों में रुचि है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहाँ काम करने में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। और लेखनी का काम, जैसा कि मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो मुझे लेखने का बहुत पहले से शौक था, लेकिन मैंने लिखना पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल लगातार करना शुरू की हूँ। उसके पहले लिख नहीं पाती थी। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले अपने लाइफ को बिल्कुल स्थिर करें, कोई आपके कमाने का जरिया हो, ताकि वो कमाने का जरिया आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करे। जैसे मैंने रेलवे में मैंने बताया कि मैं 13 साल जॉब करी, उसके पहले मैं सोचती थी कि मैं जो अपनी दर्शकों को बहुत ही प्यारा सलाह दे रही थी और उन सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही थी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं
और मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ वीना अडवाणी मैम को, जो हमारे दर्शकों को शुभ संदेश देंगी। स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रानी दीदी के दिए हुए मैसेज से बिल्कुल एग्री हूँ, और मेरा भी सोच यही है, जैसे कि आजकल के श्रोतागण में कई नवयुवा साहित्यकार भी सम्मिलित है। मैं उनको ही यही संदेश देना चाहूंगी। नवयुवा साहित्यकार ये सोचते हैं कि साहित्य जगत में बहुत ज्यादा कमाई है, और वो लोग रचना को महत्व नहीं देते हैं, और वो लोग कोई ना कोई कमाई का जरिया जल्दी ढूंढने की कर रहे हैं। तो कदम दर कदम, एक एक कदम कर कर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें कोई ना कोई अच्छी मंजिल मिलेगी, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाएंगे। लेकिन मैंने अभी हाल ही में मुझे 5-6 ग्रुपों में जोड़ा गया है, जहाँ पे युवा साहित्यकारों की ऐसी होड़ लगी हुई है। और अभी आईफा अवार्ड में भी मेरा सिलेक्शन किया गया था, और कहा गया था कि बिना रजिस्ट्रेशन फीस है। मैंने कहा चलिए ठीक है, फॉर्म भरने में कोई बिल्कुल, अभी मैम ने अपनी इतनी अच्छी संदेश दी है, और डॉक्टर रानी मैम ने जैसी बात कही सेम उसी से ताल्लुक रखती है वीना अडवाणी मैम। चलिए अब हम अपने दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, इसके बारे में जानते हैं इंजीनियर हिमांशु जी से। सर, आपका पुनः स्वागत है मंच पर। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि दोनों जो साहित्यकार हैं, रानी मैम और वीना जी ने भी कहा कि आपका सबसे पहले करियर, जो आपका भविष्य जो निर्धारित करेगा, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितने भी साहित्यकार लिख रहे हैं, आप लिखते रहें, लेकिन उसमें डूबे नहीं, उसमें खोए नहीं। ऐसा ना हो कि आप उसमें जो आपकी कठिन जो शब्दावली है उससे बचें, ताकि आपकी जो काव्य है वो आम जन तक पहुंच सके, आसानी से उसे वो पढ़ सके, समझ सके। तो उसमें क्लिष्ट भाषा का उपयोग से आप बचें। बस यही मेरा नए साहित्यकारों को संदेश है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को और खासकर जो भी नए साहित्यकार बन रहे हैं उन सभी के लिए यही संदेश है। और मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका और सभी लेखकों की तरफ से यही संदेश देना चाहूंगी कि आप सभी अगर साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि आपको कहाँ सम्मानित किया जाएगा, आपको कहाँ पैसे मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप सिर्फ अपना योगदान देना है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए एमएस केसरी पब्लिकेशन जो है वो पूर्णतः निःशुल्क कार्य करती है, और सदैव हमेशा किसी भी स्तर पे अगर बात करें, चाहे वो कविता प्रयोक्ता की बात करें, जुगलबंदी की बात करें, या किसी ताजा संकलन की बात करें, हर जगह निःशुल्क कार्य किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके। इस बात का आप ध्यान दें। और बाकी हमारे पीओ जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार थे, उन्होंने आप सभी को अपनी प्रेरणा दी है, आप सभी को एक सलाह दी है, उस सलाह पे कार्य करें। तो आज की जो हमारा कार्यक्रम था एक शाम साहित्यकारों का नाम, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग और नए साहित्यकारों को सुनेंगे, उनकी रचनाओं को सीखेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। तब तक आप अपने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। आप सभी का नमस्कार। जी नमस्कार सभी का।